हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो टेस्ट हुआ है ऑप्टिक्स का, टेस्ट नंबर 1, टोटल 3 से 4 टेस्ट होंगे आपको इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस चैप्टर का जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास जो भी है वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, 1 घंटा का समय था पर उसको 40 मिनट कर दिए थे हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव था इसीलिए। तो पहला सवाल मेरा है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, मतलब जो प्रकाश की किरण क्या करता है अपनी ओर मोड़ता हो, ठीक है, अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा। ये हम आपको क्लास में ये सवाल सेम टू सेम क्लास करवाए हैं, है ना। हम आपको इसका सॉल्यूशन चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। हम सेम टू सेम ये क्लास में भी करवाए हैं। इसका डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। जब दो लेंस क्या हुआ हो, सटा हुआ हो, मतलब सटा सटा तब जो दो लेंस रखा हो इस तरह से, तब जाके हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो 1/f1, तो दोनों का समान फोकस दूरी है, मतलब f1 और f2 दोनों बराबर है, दोनों का समान है, तो 1/f1 की जगह क्या दिया हुआ है, f प्लस 1/f। ठीक है, तो सवाल में बोला ना, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस, मतलब दोनों का क्या है, मतलब दोनों f1 और f2 क्या है का जो फोकस है वो क्या है, बराबर है। किसके बराबर है, f के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/f, तो एलसीएम क्या हो जाएगा f, तो यहाँ क्या होगा 2, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया 2/f। तो हमको क्या चाहिए, f इक्विवेलेंट ना, तो इसको पलट दो, तो पलट देंगे क्या हो जाएगा f इक्विवेलेंट बराबर f/2। सही है, हम ये क्लास में भी करवा चुके हैं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का बना होता है, ये भी क्लास में कर चुके हैं, कांच या क्वार्ट्ज से बना होता है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह से होता है ना, कि बहुत पतली एक नली होती है, बहुत पतली एक नली होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या होता है, एक पतला सा परत चढ़ा हुआ होता है, ठीक, कुछ इस तरह से होता है, परत चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, अंदर वाले को हम क्रोड बोलते हैं, क्रोड का अंदर वाले का पूर्णांक अधिक होता है, बाहर ये बाहर वाले का पूर्णांक से, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है। और ऑप्टिकल फाइबर में इसका उपयोग कहाँ होता है, हमारे शरीर के अंदरूनी भाग को देखने में डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी हमको संचार व्यवस्था को दूर भेजना होता है, कोई भी संकेत को, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांच या क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज या कांच, दूसरा दो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते बोलता है एक उभयोत्तल लेंस, मतलब एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यू, मतलब अपवर्तनांक 1.5, ठीक है दिया हुआ है। एक उभयोत्तल लेंस इतना अपवर्तनांक के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बताइए। बहुत आसान सवाल है ना, कि हमको बोल दिया है, हमको सवाल बोल दे दिया है कि हमें एक लेंस दे दिया है। ठीक है, इस लेंस का जो अपवर्तनांक है, क्योंकि लेंस किसका बना हुआ होता है, कांच का बना होता है ना, कांच का दो फलक होता है ना, उसका अपवर्तनांक हमको 1.5 दे दिया है। ठीक है, तो इधर का भाग का रेडियस हम r1 मान लेते थे, इधर का भाग का रेडियस हम r2 मानते थे जनरली रूप से। पर सवाल में हमसे क्या बोल दिया है कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब इधर का भी जो वक्रता त्रिज्या वो भी 20 सेंटीमीटर है और इधर का भी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तल जो है, दोनों फलक जो है, दोनों क्या है, सेम, दोनों सेम है। ठीक है, तो हमको R1 R2 मालूम है, हमको लेंस की क्षमता पूछा। तो लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं, लेंस की क्षमता होता है पावर बराबर होता है 1/f होता है, जब फोकस क्या होता है, मीटर में होता है। अगर फोकस सेंटीमीटर में तो क्या होता है, 100/f सेंटीमीटर, हम इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। पर उसके लिए हमको पावर निकालने के लिए सबसे पहले हमको फोकस निकालना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो हम फोकस किस सूत्र से निकालेंगे, इधर जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर क्या होता है, μ2, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इस सूत्र से हम निकालेंगे। सही है, हम यहाँ से f1 निकल जाएगा, तो देखना तो कैसे कैसे निकालते हैं, 1/f बराबर μ2,
अगर इधर का आप मान लीजिए हवा है, एक इधर का अपूर्णांक, इधर का क्या है, एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम हम इसको कांच मान लेते हैं, तीसरा माध्यम फिर क्या हवा है, मतलब हवा में कांच रखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा माध्यम क्या हो गया, कांच, कांच का अपूर्णांक 1.5 दिया हुआ है, माइनस पहला माध्यम क्या है, हवा, तो माइनस हवा बटे नीचे में क्या μ1, पहला माध्यम का अपूर्णांक क्या है μ1 हवा, चूंकि हवा का अपूर्णांक क्या होता है 1 होता है, तो नीचे में 1, ठीक है, इंटू 1/r1। अब इसका बात करें तो देखना, तो इसका बात करें इस सतह के लिए, इसका त्रिज्या तो इधर की ओर होगा, हम क्लास में बात कर चुके हैं, तो इसका त्रिज्या क्या होगा 1/r1 प्लस आर या माइनस आर, प्लस आर तो प्लस 20 सेंटीमीटर, माइनस 1/r2, r2 देखना, तो r2 इस सतह का है ना, इस सतह का त्रिज्या r2 है ना, r2, इसका जो त्रिज्या होगा कुछ इधर की ओर होगा ना, इधर की ओर त्रिज्या इसका होगा, इधर की ओर त्रिज्या होगा तो क्या होगा माइनस 20 सेंटीमीटर। ये हम क्लास में इसका बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरा f निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो 1.5 - 1 के क्या होगा 0.5 हो जाएगा, और 1/20 प्लस 1/20 एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 2/20, मतलब 2/20 मतलब 1/10 इसका हो जाएगा, 2/20 आएगा, 2 दह के 20 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके बराबर 1/f के बराबर निकल गया, मतलब हमको 1/f कितना निकल गया भैया 0.5/10, पर हमको निकालना क्या है, हमको f निकालना है, तो पलट देंगे, तो f/1 बराबर 10/0.5। अब इसको दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 0, तो कट गया 20 बार में 20 पंचे 100, तो यहाँ से हमको f निकल गया 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको सभी चीज़ सेंटीमीटर में दिया हुआ, त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ दोनों का, इसीलिए जो इसका फोकस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। तब हमको यहाँ से पावर निकाल देंगे, पावर बराबर क्या होगा 100/f, जब ये f किस में सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो 100, और f सेंटीमीटर में कितना निकल गया 20, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 पंचे 100, तो इसका जो पावर हो गया वो क्या हो गया 5 डायोप्टर। जो लेंस का पावर होता है, लेंस का क्षमता, उसका ऐसा मात्रा क्या होता है डायोप्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, या मीटर इनवर्स भी या सेंटीमीटर इनवर्स भी हम उसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई गलत बात नहीं होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए कितना है 5 डायोप्टर, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बोलता है किसी द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, सेम उसी तरह सवाल है, तो लेंस की क्षमता सेम ऊपर वाला सवाल है, हमको दोनों सतह का वक्रता त्रिज्या कितना 40 सेंटीमीटर, मतलब दोनों सतह का जो r1 r2 कितना है बराबर है, तो हमको अपूर्णांक दिया हुआ है, तथा द्विउत्तल लेंस की प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अपूर्णांक दिया हुआ, लेंस की क्षमता होता है, सिंपल है, सिंपल सेम इसी तरह सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 बटे μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इस सूत्र को क्या बोलते हैं हम, लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस निर्मित सूत्र। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है सवाल में कि क्षमता पूछ रहा है क्या होगा, ये निकाल ले। अगर हम मेरा फोकस निकल जाएगा तो हम क्षमता आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरा मेन काम होगा फोकस निकालना, तो μ2, ठीक है, कहाँ है हवा में, अगर नहीं सवाल में कुछ दिया हुआ है, देखिए सवाल में हमको क्या बोला, सिर्फ द्विउत्तल लेंस है, मतलब उत्तल लेंस का प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या इतना है, अपूर्णांक कितना है, किसका लेंस का अपूर्णांक 3/2 दिया हुआ है, हमको और कोई माध्यम का जिक्र नहीं किया है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि लेंस हवा में रखा हुआ है, तो हवा का अपूर्णांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम दो किसको मान लेंगे, अगर हम लेंस को इस तरह से रखते हैं तो इसका अपूर्णांक, इसको माध्यम 2 मान लेते हैं, और जो जहाँ रखा हुआ है हवा में उसको मीडियम 1 मान लेते हैं, इधर मीडियम 1 हो जाएगा, इधर भी मीडियम 1, इधर भी मीडियम 1, पर चारों तरफ का मीडियम क्या हो जाएगा माध्यम 1 हो जाएगा, और अलग का जो माध्यम हो जाएगा अंदर का, लेंस के अंदर का माध्यम वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो μ2 कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, हवा का अपूर्णांक -1, अब भागा 1 तो बात इतना ही पड़ जाएगा, तो 1/r1, r कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर ना, 40 सेंटीमीटर माइनस 1/-40 सेंटीमीटर। क्यों, हम भाई उसका ऊपर बात कर चुके हैं ना, क्यों, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 1/f बराबर, एलसीएम लो, तो 3 - 2/2 क्या हो जाएगा 1/2, एलसीएम अपना ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका 1/40 प्लस 1/40 क्या हो जाएगा 2/40, तो 2/40, 2 एकम 2, 20 × 40 1/20 हो जाएगा। इतना तो गणित आता होगा ना, 2/40 हो गया, तो 2 एकम 2, 20 दूनी 40 कट जाएगा, इतना तो गणित आता होगा ना, तो इतना तो आ गया, समझ गए। 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/,
2 गुना 20 40 हो जाएगा। तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, जब इसको पलट देते हैं तो f क्या निकल गया मेरा 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों निकला बाबू, क्योंकि सेंटीमीटर में ये हमको सब कुछ दिया हुआ है ना, हमको वक्ता त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम इसका आंसर का जो यूनिट लिखेंगे फोकस का सेंटीमीटर में। अगर हमसे मीटर पूछेगा तो हम क्या करेंगे 100 से भागा दे देंगे तो मेरा मीटर में निकल जाएगा। सही है। तो हमसे सवाल ने पूछा कि पावर बताओ क्या होगा, तो पावर बराबर क्या होगा सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर वाला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे 100/f सेंटीमीटर में। तो 100/40, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है। अब 4 भाग करो 10 तो 4 दूनी 8। ठीक है, कितना बचा 2.0, तो यहाँ पे 20 होगा, 4 पंच 20, 2.5 डायोप्टर इसका आंसर होगा। तो है कहीं देखो तो हाँ 2.5 डायोप्टर, 4 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं। चलिए अगला सवाल है मेरा कि जब एक अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस कहाँ गया, जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होगा, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे लेंस की फोकस दूरी, 1/f बराबर μ2 माइनस μ1, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। करेक्ट, सही है, सही है। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि जब एक अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाते हैं, मतलब उस लेंस को उठा के हम ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से बराबर होगा। मतलब अगर हम कोई भी मतलब लेंस को उठाते हैं, हम एक माध्यम में डाल देते हैं, मान लेते हैं ये मेरा माध्यम है, इसमें हम लेंस को डुबा देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, अगर जो इधर वाला माध्यम इसको माध्यम 1 मान लेंगे। ठीक है, और जो लेंस के अंदर वाला माध्यम इसको माध्यम 2 मान लेंगे। सही है। तो माध्यम, तो लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, लेंस कांच का बना हुआ होता है इसलिए उसका अपवर्तनांक क्या 1.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/f बराबर μ2, तो लेंस का अपवर्तनांक कितना μ2 1.5 माइनस μ1 क्या होगा बताओ जरा। देखो तो क्या दिया हुआ सवाल में कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होगा, मतलब जितना लेंस का अपवर्तनांक होगा उतना ही इसके बगल वाले माध्यम जो भी जिस माध्यम डाला जाएगा उसका अपवर्तनांक होगा। तो μ1 कितना हो गया 1.5, दोनों सेम ही हो जाएगा, बटे 1.5, नीचे में क्या हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, सेम टू सेम उतार देंगे। अब देखो तो सेम है, 1.5 माइनस 1.5 करके क्या हो गया 0, 0, तो क्या हो गया 1/f बराबर क्या हो गया 0/1.5 है ना। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, पलट देंगे तो 1.5/0। ठीक है, और हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि अगर 0 में किसी से भागा देंगे तो वो 0 हो जाएगा, अगर हम ऐसे 0/1 देंगे तो 0 हो जाएगा, अगर इसको 1/0 कहीं भी लिख देंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो नहीं भाग लगता। अगर हम आपको दे दे कि बताओ 1002 भागा 0, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो फोकस जो होगा उसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो तो है कहीं इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल बोलता है मेरा कि 2 पतले उत्तल लेंस, ठीक है, हमको 2 उत्तल लेंस दिया हुआ है, 2 पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है। डायोप्टर लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से रखा गया है, मतलब सीधा एक दूसरे के सामने। तो लेंस युग्म की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करे। बहुत ही आसान सवाल है, हम इस तरह के सवाल आपको क्लास में करवा चुके हैं, है ना। जो बच्चे क्लास कर रहे होंगे उनको मालूम होगा कि इस तरह के सवाल हम करवा चुके हैं क्लास में। सवाल में बोला गया है कि एक लेंस हो गया, ये एक लेंस को मान लेते हैं, ये 2 लेंस हो गया मेरा। ठीक है, इसको लेंस 1 मान लेते हैं, तो इसको लेंस 1 मान लेते हैं, तो इसका पावर कितना दिया हुआ है 5 डायोप्टर। लेंस 1 इसलिए P1 मान लिए, लेंस 2 इसको हम क्या किए P2 नाम देते हैं, तो इसका 2 डायोप्टर दिया हुआ है। और दोनों लेंस के बीच का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि ये जब दोनों लेंस से मिलके जब एक लेंस बनाएंगे तब जाके हमको संयुक्त लेंस का फोकस निकाल दो, फोकस दूरी निकाल दो और उसका पावर निकाल दो, हमको क्या हो जाएगा। हम इक्विवेलेंट निकाले, इक्विवेलेंट लिखे ना, इक्यू मतलब होता है इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य लेंस का। जब दोनों को मिला के एक लेंस बनाएंगे तब उस लेंस का फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात करो। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं ना क्लास में। चलो हम ये सेम टू सेम सवाल किए हैं शायद क्लास में,
फिर भी समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो हम इस तरह का इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है ना कि 1/f इक्विवेलेंट को क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x क्या है दोनों लेंस के बीच की दूरी बटे f1 इंटू f2। अच्छा, हमको x तो मालूम है ना, हाँ दोनों लेंस के बीच की दूरी हमको मालूम है। क्या हमको f1 मालूम है, क्या हमको f2 मालूम नहीं, हमको f1 और f2 नहीं मालूम है। अगर हम f1 और f2 को निकाल लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा f इक्विवेलेंट निकल जाएगा। f इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो p इक्विवेलेंट बराबर 1/f इक्विवेलेंट कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मेरा पावर भी निकल जाएगा। तो मेरा मेन दिमाग अभी कहाँ जाएगा बच्चा, मेरा मेन दिमाग जाएगा कि हम f1 को निकालते हैं। तो f1 कहाँ निकालेंगे, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा सवाल में। तो हाँ भैया हमको हिंट दिया होगा, क्या ये हिंट क्या दिया हुआ, P1 दिया हुआ है। हम P1 बराबर लिख सकते हैं 1/f1 लिख सकते हैं। P है क्या, पावर है ना, लेंस की क्षमता बराबर 1/f1 फोकस दूरी, हम ये पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं ये है ना। हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि नहीं, सोचिए अपने आप में, है ना। जब हम P इक्विवेलेंट बराबर 1/f इक्विवेलेंट, तो हम यहाँ P1 को लिख सकते हैं 1/f1। हाँ सर हम तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब एक चीज यहाँ पे बात आती है, एक चीज यहाँ पे बात आती है कि सर हम यहाँ पे हम दो सूत्र जानते हैं पावर के। एक होता है 1/f1 जब फोकस किसमें, मीटर में होगा। एक होता है 100/f जब फोकस क्या हो, सेंटीमीटर में हो। तो सर इस सवाल में हमको दिया हुआ 5 डायोप्टर, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये मीटर में दिया हुआ है फोकस की सेंटीमीटर में। तो सवाल में हमको दूरी कितना दिया हुआ, सेंटीमीटर में ना, तो हमको हमको जो भी निकालना है सवाल में सबको हमको एक मात्रक में रखना होता है। अब ये सेंटीमीटर में है तो स्वाभाविक है ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, नहीं तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1/f1 लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, P1 बराबर 100/f1, करेक्ट। तो P1 बराबर 100/f1। तो हमको निकालना क्या भैया, f1 f2 चाहिए, तो यहाँ से f1 निकलेगा। हाँ भैया f1 बराबर हो जाएगा 100/P1। तो 100/P1 कितना 5, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हमको अगर मीटर में चाहिए तो 100 से भाग दे दो, निकल जाएगा मीटर में मेरा, समझ में आया। चलिए आगे उसी तरह f2 निकालो, तो f2 बराबर क्या हो जाएगा 100/P2। तो P2 कितना दिया हुआ है 2 डायोप्टर, तो 2, तो यहाँ से क्या निकल गया 100/2 50 सेंटीमीटर। तो हमको भैया f1 निकल गया, f2 निकल गया, बहुत बढ़िया। और x हमको मालूम है 20 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सीधा सब फॉर्मूला में बैठा दो। f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 कितना निकल गया 20 प्लस 1/f2 कितना निकल गया 50 माइनस x, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर बटे f1 इंटू f2, तो 20 गुना 50। देखो तो ये 20 से ये 20 खत्म हो गया। अब यहाँ क्या हो गया प्लस 1/50 या माइनस 1/50, दोनों कट जाएगा खत्म। तो यहाँ से क्या निकल गया 1/f इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य लेंस का फोकस दूरी बराबर 1/20, इसको पलट दो तो f इक्विवेलेंट बराबर क्या निकल गया 20 सेंटीमीटर। अब यही अगर हमको मीटर में पूछेगा तो 20/100 कर दो, है ना, 0 0 खत्म, मतलब 0.2 मीटर, है ना। तो हमसे सवाल में और क्या पूछा है, f इक्विवेलेंट पूछा है, समतुल्य लेंस का फोकस दूरी, हमको निकल गया 20 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है हमको क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या होगा, क्षमता बराबर क्या होगा 100/f इक्विवेलेंट, p इक्विवेलेंट जो पूछ रहा है, तो 100/f इक्विवेलेंट क्या भैया 20, तो कितना हो गया 20 पंचे 105 डायोप्टर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और 5 डायोप्टर। देखो तो है कहीं 20 सेंटीमीटर और 5 डायोप्टर, तो 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, ये हम इसको थोड़ा पेज पलट लेते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल करते हैं हम। सवाल हमको दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में r का मान बताओ क्या होगा। तो क्या होता है इसमें, इस फिगर को समझिए पहले क्या बोल रहा है। फिगर बोल रहा है कि एक प्रकाश आ रहा है, तो एक परावर्तक सतह जो भी सतह से टकराता है तो देखते हैं क्या वो अभिलंब लंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये कौन सी घटना घट रही है, अपवर्तन की घटना घट रही है, ये सब हम क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस स्थान पे स्नेल का नियम इस्तेमाल करेंगे, स्नेल का नियम इस्तेमाल करेंगे। हमको यहाँ पे दे दिया आपतन कोण दे दिया है, अपवर्तन कोण हमसे पूछ रहा है, दोनों का माध्यम हमको मालूम है, हवा दिया है मतलब इसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, दूसरा माध्यम को √2 दिया हुआ है।
ठीक है। √2 का मान 1.4 होता है समथिंग, ठीक है, पर √2 इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा, आर का मान पूछ रहा होता, अपवर्तन पूछ रहा है, तो हम इस स्थान पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे स्नेल का नियम इस्तेमाल करते हैं। स्नेल का नियम क्या बोलता है, स्नेल का नियम हमको बोलता है μ1 मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक इंटू साइन आई, जिधर से किरण आ रहा है उसका आपतन कोण, फिर μ2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू साइन आर, जो दूसरे माध्यम जो आपतन कोण बन रहा है वो अपवर्तन कोण, ठीक है। तो हमको साइन आर पूछ रहा है, तो μ1 कितना दिया हुआ है, देखो तो हवा है ना पहला माध्यम, तो पहला माध्यम अगर इसको मान ले, तो अगर पहला माध्यम इसको मान ले, दूसरा माध्यम इसको मानेंगे ये, तो पहला माध्यम μ1 कितना हो गया, हवा का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, गुना साइन आई, साइन कितना है, आई की जगह आपतन कोण 45 ना, साइन 45 1/√2 बराबर μ2, तो दूसरा माध्यम हमको √2 दिया हुआ है, √2 इंटू साइन आर, तो आर हमको निकालना ही है ना, ये आर हमको ये तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ से क्या हो गया, देखो तो भैया 1/√2 गुना बराबर √2 गुना साइन आर। अब ये गुना में है ना, तो गुना में आ जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2 गुना √2 बराबर साइन आर, ठीक है। √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आर बराबर क्या निकल जाएगा, 1/2। अब हमको एक चीज बताना, तो हम यहाँ पे आर के जगह क्या डालेंगे, माफ करना 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे आर के जगह क्या डालेंगे ताकि हमको साइन आर का मान 1/2 आ जाएगा, है ना। तो अगर हम आर के मान यहाँ पे 30 डिग्री डाल दे, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब यहाँ से आर जो निकल गया वो क्या हो गया, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको एक और तरीका बताते हैं, इतना हल आप नहीं कर सकते, अगर मतलब समय नहीं है तो आप एक दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप पूछिएगा सर कैसा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, अच्छा आप हमको एक चीज़ बताओ, तो हम जब क्लास में आपको बताए थे ना कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है ना। जब जो आपतित किरण होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होता है, इधर अविलंब की ओर मुड़ जाता है ना। अच्छा हमको एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपतन कोण होगा वो तो ज्यादा होना चाहिए, मेरा बात को पकड़ना, ठीक है। तो आपतन कोण क्या ज्यादा होना चाहिए अपवर्तन कोण से, मतलब कि जो ये आर का मान होगा ये 45 डिग्री से तो कम ही होगा। अगर ये किरण सीधे निकल, जैसे अगर ये किरण आ रहा है, तो देखना अगर ये किरण आ रहा है अगर सीधे निकल जाता तब हम बोलते ये 45 है तो ये भी 45 होगा, पर ये किरण क्या हो गया, आ रहा है, उसके बाद क्या मुड़ गया, इधर की ओर मुड़ गया ना, तो इसका मतलब क्या, ये जो कोण बनाया है ये कोण इस कोण से तो बड़ा ही होगा ना, मतलब ये जो कोण होगा आर ये तो छोटा होगा ये वाला कोण से, क्योंकि ये किरण क्या इधर की ओर मुड़ गया अविलंब की ओर, ठीक है। तो मतलब ये जो कोण होगा इस कोण से छोटा होगा, मतलब 45 डिग्री से छोटा होगा। तो देखो तो ऑप्शन डी 90 डिग्री ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी 60 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी 45 डिग्री ये भी नहीं होगा, बराबर थोड़ी ना है, बराबर थोड़ी ना है ना। तो ऑप्शन ए चूंकि 45 से कम होगा ये कोण, जो भी होगा 45 से तो कम ही होगा, तो 45 से कम ऑप्शन नंबर ए, बिना आप पेन का इस्तेमाल किए भी इसको बना सकते हैं, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि एक लेंस जिसकी क्षमता 8 डायोप्टर है उसको पानी में डुबाया जाता है, पानी में इसकी क्षमता तथा फोकस दूरी क्या होगी वो हमको निकालना है। आप लोग कोशिश करिए, अगर आपसे बन जाता है थोड़ा वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए, देखिए अगर बन जाता है तो, ठीक है। सवाल हम आपको फिर से दिखा देते हैं, बोलता है एक लेंस जिसकी क्षमता 8 डायोप्टर है, उस लेंस को हम क्या करते हैं, पानी में डुबाते हैं, तो पानी में डुबाने के बाद उसका क्षमता और फोकस दूरी क्या होगा वो बताइए। हम आपको एक चीज बताए थे, आपको याद है, हम नोट में लिखाए थे, जो बच्चा क्लास किया है, कि अगर कोई लेंस हवा में है, कोई भी लेंस अगर हवा में है, अगर उस लेंस को उठा के हम पानी में डाल देते हैं तो उसका जो क्षमता होता है वो 4 गुना कम हो जाता है। हम ये बात क्लास में नोट करवाए हैं ना, ठीक है। अब देखो बनाने का 2 तरीका है, ठीक है, या तो आप इसको पेन पेपर पर हल करो या थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है। लेंस की क्षमता कितना 8 डायोप्टर, अगर इसको हम पानी में डुबाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो 8 डायोप्टर गुना 1/4 करें क्या हो गया, तो 8 गुना 1/4, 4 दूनी 8, 2 डायोप्टर,
मतलब जब उसको पानी में डुबाएंगे तब जाके लेंस की क्षमता कितना होगा, 2 डायोप्टर। अब तो ऑप्शन में देखो तो कहाँ 2 डायोप्टर, ये 4 डायोप्टर, ये नहीं होगा। बी 8 डायोप्टर, ये भी नहीं होगा। 2 देखो 2 डायोप्टर है ना ऑप्शन नंबर ए में, तो ये होगा। तो ये एक तरीका हो गया बिना पेन पेपर के इस्तेमाल किए बनाना। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे वो भी तो हमको जानना है। चलिए हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, करें इसको, आप लोग कोशिश करिए, बना आप लोग से। सवाल आसान है, सवाल में कोई दम है नहीं। ठीक है, सवाल को समझो क्या बोला। सवाल हमको बोल रहा है कि हम एक लेंस को पहले हम हवा में रखे हैं, ठीक है, फिर उसको हम पानी में डुबाते हैं, तो बताइए भैया उसका पावर क्या होगा और उसका फोकस दूरी क्या होगा, ये निकालना है। तो अब एक स्मार्ट तरीका आपको क्या था, बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए हुए, क्या कि ये चीज़ जानना कि अगर कोई भी लेंस हवा में है, उसको अगर हम पानी में डुबाते हैं तो उसका जो पावर होता है वो 4 गुना कम हो जाता है। तो लेंस अगर हवा में है तो उसका पावर कितना, 8 डायोप्टर हमको दिया हुआ है। जब इसको पानी में डुबाएंगे तो इसका पावर क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो 8 गुना 1/4 क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन में देखो 2 डायोप्टर है किसी में, नन, इसको हटाइए, तो इसमें 4 डायोप्टर, ये भी नहीं, 8 डायोप्टर इसमें भी नहीं, बचा 2 डायोप्टर। हाँ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया बिना पेन पेपर के इस्तेमाल किए हुए, कि छोटा छोटा कोई बात का ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको बनाना। कैसे बनाएंगे इसको, चलिए देखते हैं। हमको सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 बोला है कि एक लेंस जिसकी क्षमता 8 डायोप्टर है को पानी में डुबाते हैं। तो मान लेते हैं पहले लेंस कहाँ है, पहले लेंस मेरा हवा में है। ठीक है, ये पहला केस हो गया, कहाँ है, हवा में। फिर क्या किए, इस लेंस को पकड़े, उठा के हम पानी में डुबो दिए। ठीक है, हम आपको पहले भी एक चीज बता चुके हैं कि अगर हम लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उसका त्रिज्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालूम है ना ये बात। अच्छा, क्यों नहीं, अब तुम ही सोचने वाली बात है भैया, आप ही सोचो कि आप इसका त्रिज्या मान लो ये है, इसका त्रिज्या ये है। जब इसको पानी में डुबाएंगे तो पानी में डुबाने के बाद लेंस मोटा थोड़ी होता है। अब ऐसा थोड़ी कि लेंस पानी पी लिया, पानी पी पी के पेट फुला लिया तो मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा तो उसका रेडियस, उसका त्रिज्या आगे बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो लेंस मोटा पतला कुछ नहीं होता है। जैसा है शीशा को उसको डुबा के तुम पानी में डालो, शीशा वैसा ही रहता है, फूलता तो है नहीं, तो उसका त्रिज्या होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, पहला केस किस में, हवा में था। दूसरा केस कहाँ, पानी में हम डुबा दिए। ठीक है, जब पहला केस के लिए हम लेंस मेकर सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, पावर बराबर 1/f लिखते हैं, और 1/f बराबर क्या होगा, μ2 माइनस μ1 बटे μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। चलिए, तो ये कौन सा, ये कहाँ है, हवा में, जिसको हम क्या करिए यहाँ पे एयर लगा देते हैं। ये मतलब एयर हो गया, समझने के लिए बस नोटेशन है, ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम 1/fa बराबर μ2, मतलब अगर इसको μ1 मान ले और अंदर वाले लेंस वाले भाग को μ2 मान ले। ठीक है, तो बाहर वाले माध्यम क्या है, हवा। तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है भैया, 1 होता है। ये तो जग जाहिर बात है, सबको मालूम है। तो μ2 कितना है, μ2 लेंस है ना, लेंस है क्या, कांच। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है भैया, 1.5 होता है। बहुत बढ़िया, 1.5, या इसको हम 3/2 भी ले, तो कोई बात ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3/2 भाग दो, 1.5 आ जाएगा। पर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं ना बाबू, तो हम 1.5 1.33 इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा दिमाग बुझा आ जाता है, कन्फ्यूजन आ जाता है। इसलिए हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम उसको 3/2 इस तरह से फ्रैक्शनल में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है। और 3 में 2 में 3 से भाग देंगे, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा ही, देख लेना। ठीक है, तो μ2 क्या हो गया, लेंस का अपवर्तनांक, माइनस μ1 कहाँ रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है, तो हवा का अपवर्तनांक बटे कहाँ है, μ1, हवा का अपवर्तनांक 1, 1/r1 माइनस 1/r2। इससे हमको कोई लेना देना है भी नहीं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो।
ठीक है। और यहाँ पे एफ ए का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब सवाल में आप पूछिए कहाँ दिया हुआ है, तो देखो एक लेंस जिसकी क्षमता 8 डायोप्टर है, मतलब हमको पहले जब लेंस हवा में था तो हमको पावर उसका दिया हुआ था कितना, 8 डायोप्टर। तो यहाँ से हम एफ ए नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, आंसर भी सब सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी ए बराबर 100/एफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 जिसको लिख सकते हैं एफ ए को उधर भेज दो, एफ ए बराबर 100/पी ए बराबर 100/8। तो यहाँ से कितना एफ ए मेरा निकल गया कितना, 100/8। तो यहाँ पर रख दो एफ एक जगह, तो क्या हो जाएगा, एफ एक जगह रखते हैं तो 1/एफ एक जगह 100/8 पलट जाएगा, तो 8 ऊपर चल जाएगा, तो 8/100 बराबर 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो मेरा यहाँ से पहला केस जो हवा में था उससे हमको ये सब प्राप्त हो गया। अब दूसरा क्या बोलता भैया कि लेंस को उठा के हम कहाँ डाल दिए, पानी में डाल दिए। ठीक है, अब पहला कौन सा माध्यम था, पहला जो म्यू1 था वो कौन सा माध्यम था भैया, वो हवा माध्यम था मेरा। अब जो म्यू1 है वो क्या हो गया, पानी में डुबा दिए ना। तो ये जो अगर माध्यम 2 इसको है, मीडियम 2 इसका पूर्णांक म्यू2 मानते हैं, तो पहले म्यू1 क्या था, हवा, चारों तरफ हवा था। अब इस लेंस को उठा के हम पानी में डाल दिए, तो अब चारों तरफ क्या हो गया, पानी। तो पानी इसको क्या हो गया, म्यू1 मान लेंगे जो पानी है। सही है, फिर सूत्र का इस्तेमाल करो, जब पानी में डुबाते हैं तो 1/FA, एफ डब्ल्यू लिए, तो डब्ल्यू मतलब होता है वाटर, मतलब पानी में जब डुबाते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू2 होता है ना सूत्र, म्यू2 माइनस म्यू1/म्यू1। तो म्यू2 मतलब क्या, जो दूसरा माध्यम का पूर्णांक है, तो दूसरा माध्यम क्या, म्यू2 कांच। तो कांच का पूर्णांक क्या होता है बाबू, बताना, अभी जस्ट बताएं 1.5। लेकिन न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करते क्या लिखते हैं, 3/2 माइनस म्यू2 माइनस म्यू1। तो म्यू1 क्या है, अभी चारों तरफ क्या पानी है ना, तो पहला माध्यम वो हो गया पानी। तो पानी का पूर्णांक क्या होता है भैया, बताओ, 1.33 होता। हम ये सब आपको नोट करवा चुके हैं, ये सब जुबान पर रहना भी चाहिए। ठीक है, अब 1.33 को हम 4/3 भी लिख सकते हैं। देखो भाग देके देखो वही आएगा। तो न्यूमेरिकल में हम इस तरह भी याद रखते हैं इसको। ठीक है, तो म्यू2 माइनस म्यू1 क्या, 4/3। सही है, फिर क्या हो गया, 1/R1 माइनस 1/R2। अब हमको इससे R1 R2 इससे कोई लेना देना है भी नहीं। ठीक है, इससे कोई लेना देना है भी नहीं मेरा। अच्छा, अब देखो तो यहां तक आगे, अब इसका तुमको जरूरत है नहीं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को हटाना है। कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे, दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। क्या हो जाएगा भैया, देखो तो 8/100 नीचे में क्या हो गया, 1/f। हम क्या किए, पहले इधर वाले बराबर इधर वाले को भाग दे दिए, फिर बराबर उधर वाले को भाग दो, क्या होगा, 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सही है, फिर भागा 3/2 माइनस 4/3, कोई बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, देखते जाना, 4/3। फिर वही 1/R1, ये R2 R1 इससे कोई हमको फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, ये दोनों सेम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब देखो सब तो न्यूमेरिकली वैल्यू है ना, सब हमको संख्यात्मक मान है, हमको सिर्फ FW अननोन तो नहीं निकलेगा। मैं यहाँ आराम से निकल जाएगा, किसे निकलेगा, चलो देखो 8 आराम, सब संख्यात्मक मान है। अब बचा सिर्फ हमको FW एक अननोन है, तो 8/100 गुना इसको जो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना, FW/1 हो जाएगा, बराबर इसका एलसीएम लो 3/2 माइनस 1, तो एलसीएम लोगों क्या होगा 2, तो 3 माइनस 2/2, तो 3 माइनस 2 क्या 1/2। अब ये मत बोलना सर ये कैसे कर लिया, आप एलसीएम ले लेना, आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब नीचे वाले को पलटेंगे तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे में 3/4, 4/3, नीचे में 3/4 हो जाएगा, बटे 3/2 माइनस 4/3। ठीक है, इसको वाला हल करो, क्या होगा, 3/3 गुना 1, 4 दूनी 2, 8 हो जाएगा, नीचे में बटे, इसको हल करो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 ऊपर हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 में से 8 गया 1/6। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते, क्या है यहाँ क्या आ गया मेरा,
3/8/1/6, इसको भी ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3/8 गुना 1/6 को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा 6/1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया भैया, देखना यहाँ से निकल गया भैया कि 8/100 गुना FW/1 बराबर 3 गुना 6/8, ये हमको निकल के आ गया। हमको चाहिए FW, तो बाकी बात को इधर भेज दो, तो FW बराबर 3 गुना 6, ये भागा में इधर जाएगा गुना में, और नीचे में ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा 8 गुना 8। अब इसको अपना हल करिए, घर पे बैठ के करिए हल, कितना आ जाएगा देखिए, हल करके देखो कितना आएगा, आप लोग कोशिश करिए हल कितना हो गया देखो तो। एक काम करते हैं, इसको हम 4 से काटते हैं, कितना 2500 के 100, 4 दूनी 8, 2 बार में 2 तिया 6, 3 बार में कट गया, और कुछ कटने वाला है नहीं, और कुछ तो कटने वाला नहीं है। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9 गुना 25/8, ठीक है। इसको करो 8 तिया 24 बचा 1.0, तो 0.1, 3.1 के आसपास आएगा। है ना, तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा FW निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहां से FW निकलेगा तो हम क्या करेंगे PW बराबर 1/FW कर देंगे, तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, यहां से मेरा आंसर इसका निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के FW से हम क्या निकलेंगे, इस तरह से करेंगे PW बराबर 1/FW, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा पावर। देखो तो यहाँ से FW कितना निकल गया 9 तिया 27 के करीब आ जाएगा ना, और ऑप्शन तो एक भी नहीं है इसमें 27, कहीं गलती की है क्या, कहीं गलती की है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ 3/2 में 1/1 ठीक है, 8/100 FW 1/2, अच्छा, हाँ मिल गया गलती। देखिए क्या किए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में हम लोग गलती कर दी। क्या ये 4/3 जो है जब ये ऊपर जाएगा, ये देखो यहाँ पे 2 बार भागा है ना, एक भागा ये है, दूसरा भागा ये है, तो पहली बार जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, फिर दूसरी बार ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, पलट जाएगा ना। जब ये पहली बार इसको यहाँ ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, और नीचे में क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। समझ में आया हम क्या बोले, बस यहाँ गलती के 4/3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, कब ये जब यहाँ पे, लेकिन हमको और इसके भी ऊपर ले जाना तो क्या हो जाएगा 3/4 को जब ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा पलट जाएगा 4/3, तो 4/3 आ गया मेरा, ठीक है ना। 2/3 यहाँ से तो 1/6, तो यहाँ से क्या निकल गया, हम आपको जगह नहीं है दिखा देते हैं, 2 चौके 8, ये 50, और ये 2 दूनी 4, और ये 25 बार में कट गया, तो क्या हो जाएगा मेरा 2FW/25, देखिएगा कोई जो बड़ा चीज़ नहीं है, जोड़ घटा को नंबर 2/3, और नीचे में क्या भैया कहाँ गया 1/6 है, 6 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2/3 गुना 6/1, तो 3 दूनी 6 कट के कितना हो गया 4 आ गया मेरा, यहाँ से क्या आ गया देखना भैया 2FW/25 बराबर 2, अब ये 2 से ये 2 खत्म, तो यहाँ से FW क्या निकल गया मेरा 25, और FW निकल गया तो 100/25 क्या हो जाएगा 4 डायोप्टर। कुछ गलती किए हैं क्या, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, 2/25 FW/2/3 गुना 6/1, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ माफ करने 4 होगा, 4 तो 2 दूनी 4, 2 जगह तो 25 दूनी 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे FW क्या निकल गया 50 सेंटीमीटर, तो FW बराबर क्या होगा 100/PW, ठीक है। यहाँ FW निकल गया तो मेरा PW आसानी से निकल जाएगा ना, तो PW बराबर क्या हो जाएगा 100/FW, FW कितना निकल गया 50, 50 दूनी 100, 2 डायोप्टर आंसर निकल गया। तो जो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेरा गलती हो गया, पर बाकी बात सब सही है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। समझ में आया? चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा, निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक है? कांच। कांच का अपूर्णांक क्या होता है बाबू, बताना। 3/2 मतलब 1.5 होता है। पानी का अपूर्णांक 1.33 मतलब 4/3 होता है। हीरा का कितना होता है, डायमंड का 2.41 होता है, हीरा का अपूर्णांक होता है। हम आपको ये लिखवा चुके हैं। अब पूछेगा सर लोहा का अपूर्णांक, तो लोहा का अपूर्णांक होता क्या है? अपूर्णांक होता है कि जो प्रकाश की चाल है हवा में बटे प्रकाश की चाल जो माध्यम में होता है। चलिए ठीक है, एक माध्यम में हम हवा रख दिए, दूसरा माध्यम में हम लोहा रख दिए, तो क्या लोहा से प्रकाश किरण पास थोड़ी होगा? लोहा से तो मेरा प्रकाश किरण पास नहीं होगा, तो इसमें मेरा अपूर्णांक होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम ये तीनों में देखेंगे, तो ये तीनों में किसका ज्यादा है, हीरा का ज्यादा था, हीरा का अपूर्णांक मेरा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, 10 नंबर का अच्छा सवाल है ये भी, कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज मतलब होता है प्रकाश का झुंड जो होता है ढेर सारा प्रकाश, के लिए क्रांति कोण थीटा है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 1 में v है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा? अच्छा सवाल है, ये सवाल आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम पेज चेंज कर लेते हैं तब तक। ये अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक भी सवाल हम फालतू सवाल नहीं देते हैं, जो अच्छा सवाल होता है ना बोर्ड के लिए, हम वही सवाल आपको टेस्ट में पूछते हैं। तो पहला मेरा सवाल है कि माध्यम 1 और माध्यम 2, अब देखो बच्चा लोग गलती क्या करता है ना, कि हमेशा माध्यम 1 ऊपर वाले को मानता है, माध्यम 2 नीचे वाले को। क्या करता है, प्रकाश के नाता इधर भेज देता है, इस तरह से कुछ कर देता है। ठीक है, पर ये गलत है। हम आपको नोट में लिखाए थे कि क्रांतिक कोण वाला जो केस होता है और जो पूर्ण आंतरिक वाला जो केस होता है वो कब होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। नोट रखना, जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला केस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कोई कुछ भी सिक्का विक्का रखा हुआ है, तो यहाँ से गया कोई प्रकाश किरण, टकराया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। अब ये जो अपवर्तित किरण होगी, ये अगर इस सतह पे ही चले जाती है, मतलब अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, तब हम क्या बोलेंगे, इस कोण को क्या बोलते हैं, थीटा सी, मतलब क्रांतिक कोण। तो सवाल में थीटा सी बराबर क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है ना, देखो है ना, दिया हुआ है कि क्रांतिक कोण थीटा मानेंगे। ठीक है, सही है। तो हमसे और क्या पूछा है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को, तो माध्यम 1 इसको मानेंगे हमेशा, हमेशा नहीं, कब केस हो, जब क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला केस होगा तब जाके माध्यम 1 मानेंगे। इन दोनों केस में क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है, इसको क्या मानेंगे, माध्यम 2 मान लेंगे। सही है। फिर हमसे पूछ रहा है कि आगे क्या बोला, देखो तो, जाने वाले प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है, प्रकाश का वेग माध्यम 1 में v है, मतलब कि माध्यम 1 में जो है प्रकाश का वेग क्या v है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा, इस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, v2 पूछ रहा है क्या होगा, मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग कैसे हो, क्या निकालेंगे। बहुत आसान सवाल है, और हम स्टार लगाए भी थी उस समय जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे कि बाबू स्नेल नियम का, जो स्नेल का दूसरा नियम है ना, अपवर्तन का दूसरा नियम, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल उससे इतना अच्छा आता है कि बच्चे लोग सोच नहीं पाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, देखना, मेरा पैन को सिर्फ देखते रहना, अब आप बोलना अगर हम इस तरह का सवाल नहीं बनाए हैं तो। बच्चा लोग सीधा मैसेज करते हैं, सर ये पढ़ाए नहीं, पढ़ाए सब कुछ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पे हम स्नेल का नियम इस्तेमाल, स्नेल का नियम क्या होता है, μ1 पहले माध्यम का अपूर्णांक, मतलब जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, इंटू साइन आई। साइन आई क्या होता है, आपतन कोण, मतलब जिधर से प्रकाश आ रहा है और अभिलंब के बीच का कोण, बराबर μ2 दूसरे माध्यम इंटू साइन आर। करेक्ट, सही है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, और हमको एक चीज बताना, तो μ1, ठीक है, अब देखो μ1 को μ1 ही रहने दो, साइन आई क्या लिख सकते हैं, साइन आई की जगह क्या लिखेंगे, थीटा, चूंकि प्रकाश इधर की जा रही है, क्या, आपतन किरण और अभिलंब के बीच के कोण, यही होता है ना आई क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, तो ये आपतित किरण इसके लिए ये हो जाएगा, और ये अभिलंब, बराबर μ2, हवा में है ना, हवा को 1 हो जाएगा, पुनः साइन आर कितना कोण बना, 90, साइन 90 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, μ1 साइन थीटा बराबर 1 गुना 1, मतलब 1 निकल गया।
अच्छा कुछ 1 तो नहीं लिख सकते, एक सेकंड रुकिएगा तो सवाल फिर से पढ़ते हैं। नहीं 1 हम इसको नहीं लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते, यहाँ μ2 होगा, μ2 होगा, माफ करना। अब यहाँ पे 1 क्यों नहीं होगा उसका कारण बताते हैं। तो ये सवाल में क्या दिया हुआ, माध्यम 1 से माध्यम 2। अब ये सवाल में कहीं नहीं दिया है कि माध्यम 2 जो है वो हवा है ना। सवाल में कहीं भी नहीं दिया हो कि माध्यम 2 हवा है, सिर्फ ये माध्यम 1 और माध्यम 2 बताया है, हवा कहीं नहीं बोला गया, ठीक है। इसलिए हम उसका अपूर्णांक 1 नहीं डालेंगे। अगर हवा बोलता तो यहाँ पे μ2 जब क्या 1 आसानी से रख देते, ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहाँ साइन 90 मान 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, कैसे, चलो चेक कर, तो आराम से देखते जाना। हम μ1 को लिख सकते हैं c/v1 गुना साइन थीटा। अब μ2 को लिख सकते हैं c/v2। सर ये क्या लिख दिया सर, ये कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। आपको हम क्लास में पढ़ाए कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, ठीक है। तो निर्वात मतलब क्या, हवा में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल दोनों के लिए कांस्टेंट है, सेम ही होगा ना। हवा के प्रकाश कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये तो जो माध्यम देगा, हवा का पानी में डालोगे उसका अलग, केरोसिन में उसका अलग, हीरा में उसका अलग, सब माध्यम का अलग अलग होगा। पर ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये क्या सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह लिख सकते हैं। तो पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल वो कितना दिया हुआ v, तो हम इसको क्या v1 जगह के लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो c/v, इसको v लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये c कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, साइन थीटा बटे v बराबर 1/v2। ये v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यही तुमको निकालना है ना। तो v2 यहाँ से निकाल देंगे, v2 पलट दो तो v2/1 बराबर v/sin थीटा कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल गया, v2 बराबर निकल गया v/sin थीटा। मतलब दूसरे माध्यम जो प्रकाश की चाल होगा वो क्या होगा, v/sin थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, पूछता है प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पे आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर किस पे आधारित है, परावर्तन बिल्कुल नहीं, व्यतिकरण बिल्कुल नहीं, प्रकीर्णन ये तो पृथ्वी में होता है, ये तो बिल्कुल नहीं, अगले क्लास में पढ़ाएंगे। पूर्वांतरिक परावर्तन ऑप्शन 1 करेक्ट, ठीक है। ये सब क्लास में 1 नंबर का मौखिक सवाल है। फिर देखते हैं, यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सेम ये सवाल करवा चुके हैं, सेम ये सवाल हम करवा चुके हैं। चलिए बनाते हैं, फिर भी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। 2 तरीका से बनाएंगे, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या होगा, बोलता है यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, चलो ठीक है मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। चलो एक चीज समझो मेरा बात को, अगर लेंस को हम क्या करते हैं 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबा देते हैं। अब 1.5 अपवर्तनांक किसका होता है बाबू, कांच का होता है, मतलब कांच में हम डुबा देते हैं, घुसा देते हैं। तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे, μ2। तो दूसरा माध्यम क्या है, कांच है भैया, वो भी कांच है। पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम क्या है, वो भी कांच है, मतलब लेंस भी कांच का है। और जो जिसमें डाल रहे हैं, जिसमें लेंस को घुसा रहे हैं, वो भी कांच का है। लेंस का अपवर्तनांक भी 1/5 होता है, कांच का जिसमें घुसा रहे हैं उसका भी अपवर्तनांक 1/5 है। दोनों का अपवर्तनांक 1/5 है, बट 1/5। यहाँ पे 1/r1 1/r2 हो जाएगा, दोनों सेम है, कट के क्या हो जाएगा 0। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 0/1/5, पलट दो तो f बराबर क्या होगा 1/5/0, मतलब इन्फिनिटी। सेम बता चुके हैं, इन्फिनिटी, डी करेक्ट। समझ में आया, दिमाग में घुसा कुछ, कैसे हवा में उड़ गया, अरे कुछ तो आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोलता है कि जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब होता है, देखो हम इसको अपनी भाषा में समझाते हैं कि ये मेरा ग्लास स्लैब मतलब कोई भी कांच का एक पट्टी है, ठीक है। प्रकाश किरण आई, टकराई, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो पूछ रहा है जब प्रकाश इस घटना में आती है
तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य सब क्या होता है ना, हम वेव ऑप्टिक्स में अगला जो स्टार्ट करेंगे ना उसमें पढ़ेंगे। तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है ये क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या सेम रहता है? अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका क्या हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य घटेगा। क्यों? क्योंकि जो चाल का एक सूत्र होता है, चाल बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, या कहीं कहीं हम इसको लिखते हैं अधिकांश लैम्डा बराबर होता है चाल बटे फ्रीक्वेंसी, ये भी लिखते हैं। ठीक है, हम ये भी लिखते हैं इसको। अब एक चीज देखना, हमसे क्या पूछ रहा है कि जब गैस क्या होता है ग्लास स्लैब में प्रवेश करते तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? ठीक है, अब इसको हम तुमको दिखाते हैं। हमको म्यू बराबर सी बाय भी होता है, हाँ या ना बोलना। हाँ होता है। इसको लिख सकते हैं सी बटे भी की जगह लिख सकते हैं एफ लैम्डा। देखो तो लिख सकते हैं वी की जगह एफ लैम्डा। ये क्या प्रकाश चाल, भी प्रकाश की चाल जो होता है दूसरे माध्यम में वो भी होगा, दोनों सेम है। एफ लैम्डा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो हम इसको आगे समझाएंगे आपको वेव ऑप्टिक्स में। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना बाबू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान रखना, इसको नोट में लगा लो कि फ्रीक्वेंसी ना चेंज वेंज नहीं होता है। अगर हवा में कोई प्रकाश को छोड़ रहे हैं ना तो हवा में भी वही फ्रीक्वेंसी होगा जो अगर उसको पानी में डुबाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चाहे हवा में रखो प्रकाश को या पानी में डुबाओ, फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला नहीं है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब एक सेकेंड में ना कितना समय कितना चलता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, समझाएंगे इसको आगे। तो ये कांस्टेंट होता है। अब हमको एक चीज बताओ, जब हम दूसरे माध्यम में घुसते हैं तब क्या होता है? तब होता है भैया कि मेरा ना किरण थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सघन माध्यम में घुसता है किरण। जब सघन माध्यम में घुसते हैं तो प्रकाश थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, इसको हम आगे और अच्छे समझाएंगे। तो उसका क्या हो जाता है कि उसका तरंग दैर्घ्य स्लो हो जाता है, तरंग दैर्घ्य कम हो जाता है, जिस कारण से इसका प्रकाश की चाल जो दूसरे माध्यम है वो भी कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, अगर अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा तो जो तरंग दैर्घ्य होगा वो प्रकाश का कम होगा और प्रकाश की चाल जो होगा वो भी कम होगी। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसको नोट लगाओ। कैसे लगाएंगे सर नोट? अच्छा, हम आपको बताएं कि नहीं क्लास में कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश घुसता है, ठीक है, ये क्या वेल माध्यम, ये क्या सघन माध्यम, मतलब क्या इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसका अपवर्तनांक अधिक है, ऊपर 3 मतलब अधिक है, इसका नीचे वाला का अपवर्तनांक थोड़ा ज्यादा सघन है ना, इसका अपवर्तनांक अधिक होगा। अपवर्तनांक देखो तो सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कुछ इस तरह से उल्टा है ना, व्युत्क्रमानुपाती। अब म्यू ज्यादा हुआ तो वी कम होगा, वी कम हुआ तो लैम्डा कम होगा। लैम्डा क्या? तरंग दैर्घ्य होता है। वी क्या है? प्रकाश की चाल। स्वाभाविक है, वेल माध्यम सघन माध्यम जब किरण घुसती है उसको प्रकाश की चाल में कमी आती है। तो वही सवाल पूछता है, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित नहीं, बढ़ता है नहीं, क्या होता है? घटता है। ये करेक्ट हो जाएगा। तो अंतिम सवाल पर आते हैं, क्या पूछता है? एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण मतलब इस तरह का दर्पण जो होता है, आभासी, वास्तविक, आवर्धित, उल्टा। बहुत बच्चा इस सवाल में कंफ्यूज हो गया था। बहुत बच्चा क्या किया, वास्तविक मार दिया है, कॉपी चेक किए थे तो। अच्छा, हमको एक चीज बताओ कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, बताएंगे नहीं क्लास में? जब हम उसको क्या पोल और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है पीछे में, यहाँ पे आभासी नहीं बनता है। तो आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता। हाँ, इस एक केस में तो आभासी बनता है और सब केस में तो वास्तविक बनता है। तब उसको हम कहाँ केंद्र पे रखो, या सी और एफ के बीच रखो, या अनंत पे रखो, या अनंत और सी के बीच रखो, सब में तो वास्तविक बनता है। तो अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है, वास्तविक बनता है। आवर्धित मतलब क्या? बड़ा बनता है। अगर जैसे मान लीजिए
हम एक केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो सेम केंद्र पे इतना ही बनता है जितना वस्तु का साइज और प्रतिबिंब से समान होता है। जब हम फोकस पे वस्तु रखते हैं तब प्रतिबिंब कितना बहुत बड़ा बनता है, मतलब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धित भी बनता है। क्या अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है? अगर उल्टा प्रतिबिंब बना तब ना वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। सब प्रतिबिंब तो उल्टे बनता है, सब तो मुख्य अक्ष के नीचे ही बनता है प्रतिबिंब, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा सब में। तो क्या ये चारों केस सही है? अवतल दर्पण में सारा केस होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना सवाल था? 14 सवाल था। 14 का डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को दे दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, पर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा। ठीक है, चलिए। तो जो टेस्ट 1 था ऑप्टिक्स का, इसका डिटेल सॉल्यूशन हो गया है।